ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। देखिए, अगर युवा राजनीति में नहीं आएंगे तो जो गलत काम करने वाले लोग हैं वो इस पर कब्जा कर लेंगे। युवाओं का सोच अच्छा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत देश एक युवाओं का देश है, और जितना ज़्यादा युवा आगे काम करेंगे उतना ट्रांसपेरेंसी रहेगा, उतना भ्रष्टाचार में कमी आएगी। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि आज मोदी जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ मेरा ऐसा मानना है कि भ्रष्टाचार न के बराबर है। प्रातःकाल लाइव पर आगामी 2022 में होने वाले मुंबई मनपा चुनाव को लेकर हम आए हैं खास कार्यक्रम मुंबई परिक्रमा। इसके विभिन्न एपिसोड्स में हम आपकी मुलाकात राजनीति से जुड़े लोगों से करवाएंगे। इस बार हम आपको मिलवा रहे हैं मुंबई भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के महामंत्री राम यादव से। क्रिकेट की दुनिया से राजनीति में आए राम यादव ने 15 साल के सियासी सफर में अपनी एक अलग पहचान बनाकर भाजपा को मजबूत किया है। गरीबों व झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए संघर्ष करने वाले राम यादव को उनके चाहने वालों द्वारा राम भगवान के नाम से पुकारा जाता है। दहिसर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे राम यादव ने हमारे रिपोर्टर मनीष पालीवाल के साथ मनपा चुनाव को लेकर लंबी बातचीत की। देखिए ये खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष पालीवाल और आप देख रहे हैं प्रातःकाल लाइव। वर्ष 2022 में महानगर पालिका मुंबई के चुनाव होने वाले हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि येन केन प्रकरण हम सत्ता में काबिज हों। आज इसी सिलसिले में हम दहिसर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 में आए हैं, जहां पर राम यादव जी पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। उनसे जानेंगे कि मुंबई में क्या हालात हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर पाएगी, कैसा रहेगा मनपा का चुनाव। चलिए हमारे साथ। प्रातःकाल लाइव में आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल है कि जौनपुर से मुंबई तक की जो आपकी यात्रा रही है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। देखिए, जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जहाँ पर पिछले कई सालों से हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, हमारे पिताजी वहाँ से रहते थे और मुंबई आए। सन 86 में मैं कहूँगा तो शायद 85 या 86 में हमारे पिताजी यहाँ पर मुंबई आए, और लगभग मैं भी पैदा होने के बाद 6 महीने के बाद ही मैं मुंबई आया। और जौनपुर से तो हमारा हर साल का नाता है, क्योंकि शादी ब्याह अगर कुछ करना है या कोई भी रिश्ता करना है तो जौनपुर और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र एक सिमिलर भाई भाई हैं, ऐसा मैं समझ के चलता हूँ। राजनीति में आप कैसे आए? देखिए, राजनीति में मेरा आने का मकसद नहीं था। मैं पहले क्रिकेटर था और मुंबई का मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है। और राजनीति तो जैसे बोलते हैं ना कि किसी के संगत का असर होता है, तो यहाँ पर ही राजनीति के कुछ लोग थे जिसके संपर्क में मैं था और क्रिकेट खेलता था और शाम को उनके साथ में बैठता था। तो उनको देखते देखते ऐसा हुआ कि हमें भी कुछ सेवा भाव से कुछ करना चाहिए, और 15 साल पहले मैं राजनीति में जुड़ा और आज मुझे भारतीय जनता पार्टी में 15 साल हो गए। दहिसर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 से आप दावेदारी कर रहे हैं और पिछले 5 वर्षों से इस क्षेत्र में सेवा भी कर रहे हैं, तो क्या अनुभव रहा और इस बार चुनाव कैसा होगा? देखिए, चुनाव तो मैं मानता हूं कि सारे चुनाव टफ होते हैं, कोई सरल नहीं होता, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका में अगर भाजपा की सरकार आनी है तो इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ नामुमकिन भी नहीं है। और जहाँ तक वार्ड नंबर 1 की बात है कि 2017 में यहाँ पर मेरी वाइफ चुनाव लड़ चुकी है और हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे और हम दूसरे क्रमांक पे आए थे। तो आज इस बार लोगों की अपेक्षा है और लोगों का साथ है और लोगों का विश्वास है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी ने हम पे भरोसा दिखाया तो हम ये वार्ड नंबर की 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के नाम कर सकते हैं। वर्तमान वक्त में भारतीय जनता पार्टी और सेना के लोगों के अपने अपने बयान हैं, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि चुनाव के वक्त युति वापस से बन जाए और महानगर पालिका सम्मिलित होकर लड़ें? देखिए, पार्टी अपने फ़ायदे के लिए सब करती है और मेरा ऐसा मानना है अगर युति हुआ नहीं हुआ हमें वो काम नहीं करना है। हमें तो हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, जैसे पार्टी हमें आदेश करेगी हम उस हिसाब से चलेंगे। कोई चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो कोई बड़ा विषय नहीं है। पार्टी ने टिकट नहीं भी दिया तो भी हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वार्ड क्रमांक 1 में सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है गणपत पाटिल नगर, जिसे एशिया की नंबर 4 या 5 झोपड़पट्टी कहा जाता है जनसंख्या के हिसाब से। वहाँ के डेवलपमेंट के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है? क्षेत्र में किस प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए उसके बारे में बताएं आप।
एक गणपत पाटिल नगर में लगभग 20,000 यहाँ पर रूम है और संख्या अगर देखा जाएगा तो 45,000 यहाँ पर जनसंख्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर आके बसे हुए हैं और सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ कमाते खाते हैं और लगभग 14,500 यहाँ पर वोटर्स भी हैं। तो बहुत बड़ा ऐसा मैं मानता हूँ कि अपना योगदान यहाँ पर होगा। और जैसे आपने सवाल पूछा कि गणपत पाटिल नगर का विकास, यहाँ डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। आप मेरे पीछे साइड में ये सब पोस्टर आप देख सकते हैं। मतलब पिछले 30 सालों से यहाँ पर लाइट नहीं आई थी। हमने संघर्ष किया, हमारी विधायिका जी ने संघर्ष किया, हमारे सांसद जी ने संघर्ष किया, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने संघर्ष कर यहाँ पर गणपत पाटिल नगर में 30 साल बाद लाइट लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी सहयोगियों की मदद से हुआ है। और उसी के साथ साथ पानी लाने का भी काम हमने यहाँ पर किया है। मतलब मूलभूत सुविधा जो हम जिसे कहते हैं कि गटर, मीटर, रोड, रास्ता, नाला, शौचालय, स्वच्छता, ये सब यहाँ पर ये 30 साल में तो कुछ नहीं हुआ है और ये 30 साल में जो नहीं हुआ है आने वाले 5 साल में हमें वो करके दिखाना है। यानी राम यादव जी यहाँ के लोगों का वनवास खत्म करके ही रहेंगे। जी 14 साल तो हो गया है और 14 साल के बाद तो वनवास होकर रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि राम यादव जी का भी वनवास खत्म हुआ और गणपत पाटिल नगर की सेवा करने के लिए, वार्ड नंबर 1 की सेवा करने के लिए जनता यहाँ पर उत्सुक है। चुनाव कब होगा, कब हम राम भाई को जिताएंगे, रेखा भाभी को जिताएंगी, ऐसा करके मेरा एक विश्वास है कि यहाँ की जनता उत्सुक है कि चुनाव आए और हम यहाँ पर जीतें। राम भाऊ, आपने लॉकडाउन में बहुत सारा काम किया है, उस पर थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, लॉकडाउन तो मैं नहीं चाहूँगा कभी लॉकडाउन हो, क्योंकि कोरोना काल में हम सभी ने देखा कि ज़िंदगी कैसे जिया जाता है। 2-2 साल, 1.5 साल घर पे बैठने के बाद, मतलब हम कभी बाहर निकले, हमारे सामने वाला आदमी कोरोना पीड़ित है, नहीं पीड़ित है, कितने लोग अपनी जान गंवा दिए कोरोना में। और मेरा ऐसा मानना है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो आज भी कोरोना है, लेकिन फिर कभी ये कोरोना का नौबत हमारे देश पे ना आए, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और रही बात काम करने की, तो काम तो आप मेरे पीछे जो पोस्टर लगा है आप देख सकते हैं। ये कोई पोस्टर निकालने की चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि राम भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें जनता के बीच में जाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। तकरीबन 5,000 से भी ज़्यादा लोगों को हमने गांव भेजने का प्रयास किया फर्स्ट लॉकडाउन में। कम से कम 5,000 से ज़्यादा लोगों को हमने राशन वितरण किया। 5,000 से भी ज़्यादा लोगों को हमने जो कोरोना में टीकाकरण में कैसा भाग लेना चाहिए वो किया। डॉक्टरों का सम्मान, नर्सों का सम्मान, टीचर्स का सम्मान, सभी लोग जो इसके अंदर अपना अमूल्य योगदान जिन्होंने दिया, वैसे लोगों का सम्मान हमने किया। यहाँ पर कि ऑटो रिक्शा सुरक्षा कवच जो अब एक पैसेंजर और ऑटो ड्राइवर के बीच में, क्योंकि एसेंशियल जो सर्विस था उसके अंदर ऑटो रिक्शा कंटिन्यू चालू थी और उसमें सपोर्टर का जो काम था वो हमने किया, अनाज देने का काम किया। ऐसे बहुत सारे कोविड सेंटर में हमारी नीता प्रभु जी, डॉक्टर नीता प्रभु जो आईसी कॉलोनी की चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनके माध्यम से हमने बिस्किट, सैनिटाइज़र, मास्क, ऐसे अनेकों काम हमने यहाँ पर किए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारा एक सेवा भाव से हमने काम किया और सच्ची सेवा करने का हमें अवसर ये कोविड में मिला है। आप क्रिकेट की दुनिया से राजनीति की दुनिया में आए हैं, जो नए युवा हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, अगर युवा राजनीति में नहीं आएंगे तो जो गलत काम करने वाले लोग हैं वो इस पर कब्जा कर लेंगे। युवाओं का सोच अच्छा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत देश एक युवाओं का देश है और जितना ज़्यादा युवा आगे काम करेंगे उतना ट्रांसपेरेंसी रहेगा, उतना भ्रष्टाचार में कमी आएगी। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि आज मोदी जी तो कर ही रहे हैं, भ्रष्टाचार कहाँ कम हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ मेरा ऐसा मानना है कि भ्रष्टाचार न के बराबर है। और जहाँ जहाँ अन्य राज्यों में दूसरे की सरकार है वहाँ पर भ्रष्टाचार तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन युवाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, चाहे युवा वर्ग में महिला हो, पुरुष हो, सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अपने आगे भारत के विकास के लिए युवा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। मनपा चुनाव में सीटों की गणित को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या कहता है? देखिए, अगर ये महा बिगाड़ी सरकार अगर एक होकर अगर चुनाव लड़ेगी तो हमें थोड़ी कठिनाई तो है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, आज उत्तर भारतीय समाज है वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आज मुस्लिम समाज 50-50% में बटा हुआ है,
आज मराठी है, मराठी भी हमारे कम से कम 50% हमारी तरफ है, 50% शिवसेना की तरफ है। और मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस लगभग नहीं के बराबर है पूरे मुंबई महानगर पालिका चुनाव में। अगर आज हमारी टक्कर किसी के साथ होती है तो मेरा ऐसा मानना है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर होगा, बाकी कोई रेस में भी नहीं होगा। इस बार ओवैसी की पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरेगी। देखिए, ओवैसी को जो पार्टी है वो तो सब जानते हैं कि वो मुस्लिम समाज को लेकर चलती है, लेकिन अभी मुस्लिम वालों को भी मालूम पड़ गया कि इसी भी एक गेम होता है मुस्लिम के वोटर घुमाने के लिए, ताकि ये यहाँ वहाँ वोट ना बटे। लेकिन ठीक है, सबको अपना अपना घर चलाने का हक दिया है, मतलब अपना अपना घर सब चलाते हैं और क्या। मेरा नाम जयेश चौधरी है, मैं राजस्थान से पाली जिला का हूँ। यहाँ हमारे राम यादव जी बहुत अच्छे काम करते हैं। यहाँ खाड़ी का एरिया है, यहाँ का उनका कामकाज बहुत अच्छा है, जो भी छोटा मोटा काम है बहुत अच्छा होता है। हाँ, राम यादव जी से मैं 7 सालों से जुड़ा हूँ और मीन्स गणपत पाटिल नगर का जब भी कोई काम रहता है, कोई भी काम रहता है, वो हमेशा उनका काम करके देते हैं। लाइक से लॉकडाउन हुआ, गांव भेजना हुआ, किसी का राशन कार्ड का काम हुआ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी काम छोटा मोटा जो होता है वो पूरा का पूरा काम जो है राम यादव जी हम सबका करके देते हैं। और उन्होंने जितना भी काम आज 2014 से दहिसर विधानसभा वार्ड नंबर 1 गणपत पाटिल नगर में किया, शायद कोई सत्ता में बैठे जो पद लेके बैठे, जो सत्ते में बैठे, शायद उन्होंने इतना गणपत पाटिल नगर के बारे में ध्यान नहीं दिया जितना राम यादव जी ने 2014 से लेकर 2022 तक राम यादव जी ने किया। दोस्तों, ये थे राम यादव जी। राम यादव जी ने दिल खोलकर बातें बताई कि किस प्रकार इस बार सत्ता में वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाए हुए हैं। अगली बार वापस मिलवाएंगे ऐसे ही किसी राजनेता से और जानेंगे मुंबई के हालचाल। बने रहें प्रातःकाल लाइव के साथ। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।